नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीएस विद श्याम में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने मध्य प्रदेश क्विज में आपको कल 20 क्विज दिए थे और उसको आपने सॉल्व किया होगा, बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। तो क्विज की कड़ी में कुछ इस तरह का हम आगे की तरफ अपना क्विज बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और कैसे कैसे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि लिखा है कि मध्य प्रदेश का भूखंड किस कल्प का निर्मित है, यानी मध्य प्रदेश का जो भूभाग है वो किस कल्प का निर्मित है। ऑप्शन ए आद्य महाकल्प शैल, नरसिंहगढ़, रायसेन या आदमगढ़। तो आप देख के ही पता चल रहा है कि किस कल्प का निर्मित है, यानी कौन सी क्रम की चट्टानों का निर्मित है। तो सीधे से यहाँ शैल लिखा है, आद्य महाकल्प की शैल। अब किस भूभाग का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो जो पहला आंसर अपना होगा आद्य महाकल्प शैल। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, यानी 22 नंबर में 20 के बाद 21 और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये निरंतर हमारा क्विज जारी रहेगा। तो इसमें लिखा है कि प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश की आदिम जातियां शिकार हेतु किन हथियारों का प्रयोग करती थीं। यानी प्रागैतिहासिक जो काल है उसमें जो यहाँ की जनजातियां थीं वह शिकार हेतु किस तरह के पत्थरों का उपयोग करती थीं। ठीक है, तो चलिए, तो शिकार हेतु तलवार, भाला, धनुष या नुकीले पत्थर। तो क्या आंसर हो सकता है इसका कि जब पाषाण काल हमने पढ़ाया था और बताए थे कि जो जनजातियां हैं वो शिकार हेतु किस तरह के पत्थरों का उपयोग करेंगी, तो ना तो तलवार का उपयोग करती, ना भाला की, ना धनुष बाण की। तो किसका उपयोग करती थी, वो नुकीले पत्थरों का उपयोग करती थी। चूंकि नुकीले पत्थर और हड्डियों का उपयोग इसलिए करती थी कि हड्डियों के भी अवशेष हमने बताए थे कि कई स्थानों से मिले हैं। अब पाषाण काल का जो आशय ही था कि यानी यहाँ पत्थरों से बने उपकरण का जो मानव है या आदि मानव है वो प्रयोग करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नुकीले पत्थर और हड्डियां, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसको लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर समझ में आ रहा है तो। ऑप्शन नंबर डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में की गई खुदाई और खोजों से किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यानी जब यहाँ खुदाई की गई तो हमें किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो खुदाई के उपरांत हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या प्रागैतिहासिक या नदी सभ्यता। तो खुदाई के उपरांत हमें क्या, हड़प्पा, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में की गई खुदाई और खोजों से किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से हमें मिले हैं ना तो हड़प्पा के, ना मोहनजोदड़ो के, तो हम और नदी सभ्यता तो बाद में पनपी है। तो पहले प्रागैतिहासिक काल, कौन से काल में, प्रागैतिहासिक, जब मानव के पास लिपि का अभाव था, है ना, तो वो काल कौन सा है, प्रागैतिहासिक काल। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं कि मांधाता नगरी यानी वर्तमान में जो ओमकारेश्वर में है उसकी स्थापना किस राजा ने की। तो हमने कई बार आपको बता दिए हैं कि जो मांधाता नगरी है उसकी स्थापना राजा मुचकुंद ने की थी। और ये किस वंश का राजा था, तो ये था है वंश का राजा। है वंश का प्रतापी राजा था है राजा मुचकुंद। और उसने अपने पिता के नाम से एक स्थापना की, जो उसका नाम था राजा मुचकुंद, मांधाता नगरी की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। है राजा महिस्मत ने किस नगर की स्थापना की। बिल्कुल महिस्मत के नाम से ही लगा है, माहिस्मती नगरी, यानी विदिशा, सांची, भरूच नहीं होगा, कौन सा होगा, माहिस्मती नगरी। आसान क्वेश्चनों की क्यू से शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कि शत्रुघ्न, सीधे से यहाँ पढ़िए, शत्रुघ्न का जो पुत्र है मध्य प्रदेश में किस राज्य का राजा था। यानी जो श्री राम के छोटे भाई हैं शत्रुघ्न, उनके पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था। तो शत्रुघ्न का पुत्र का नाम क्या था, शत्रुघ्न के पुत्र का नाम था शत्रुघाती। और ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का राजा था, तो ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का राजा था, उज्जैनी, विराटपुरी, कुंतलपुर और विदिशा। तो आंसर जो होगा आपका हो जाएगा विदिशा, यानी कहाँ का राजा थे, ये विदिशा के राजा थे। आगे बढ़ते हैं। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया। मतलब सम्राट जो बिंदुसार हैं तो वो अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए हैं,
कसरावत, सांची, भरहुत और विदिशा। कसरावत, सांची, भरहुत और विदिशा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका विदिशा, यानी अशोक विदिशा का राज्यपाल था, यानी राजा बनने से पहले अशोक राज्यपाल भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक ने विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया था, तो उसका क्या नाम था? यानी अशोक ने जो एक वैश्य पुत्री है उससे विवाह किया था, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम श्री देवी है। कहीं कहीं आपको देवी, श्री देवी या महादेवी देखने को मिलता है, तो इसका क्या नाम है? श्री देवी, है ना। अशोक इसे श्री देवी कहता था, वैसे भी उसका नाम देवी था, पर श्री देवी। आगे बढ़ते हैं। फिर है, अशोक ने किन स्थानों पर स्तूप का निर्माण नहीं कराया? ऑप्शन ए बरहुत, सतना कराया है, सांची में भी कराया है, विदिशा में वही वैश्य टोकरी की स्थापना की है। तो अगर यहाँ मान लीजिए होता खरगोन या कसरावत, तो यहाँ अशोक ने स्तूप का निर्माण नहीं कराया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने लिखना भूल गया। मौर्य वंश के बाद विदिशा पर कौन से वंश का शासन हुआ? यानी जब मौर्य आए तो मौर्य वंश के साथ विदिशा में किस वंश का शासक हुआ? शुंग, गुप्त, इक्ष्वाकु और हेनसोंग लिखा है ये। तो यहाँ मौर्य के बाद आते हैं आपके शुंग। मौर्य के बाद कौन आते हैं? मौर्य के बाद शुंग आते हैं, फिर कर्ण आते हैं, फिर सातवाहन आते हैं। ये क्रम इनका चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्तंभ स्थापित नहीं कराए थे? रूपनाथ में कराए हैं, बेसनगर यानी विदिशा में कराए हैं, पवाया में भी कराए हैं, और यही आपका कसरावत है जो खरगोन अभी हमने ऊपर देखा, तो यहाँ नहीं कराए, यानी इसका आंसर होगा कसरावत। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। गुप्त वंश के किस राजा ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाई? मतलब गुप्तकालीन एक राजा था जिसने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाई, तो किसने? माहिष्मत नहीं था गुप्त काल का, मुचकुंद भी नहीं थे गुप्त काल के, मांधाता भी नहीं थे गुप्त काल के, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन से वंश के नाम थे? इनका नाम में ही लिखा है गुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना। तिन्होंने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, कहीं कहीं लिखा है कि शकों को भी हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है, तो ध्यान रखिएगा यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं जो उज्जैन को अपनी राजधानी बनाते हैं। फिर बहुत आसान सा क्वेश्चन, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? मंदसौर, उज्जैन, चंदेरी और सांची। बिल्कुल, महाकालेश्वर जो मंदिर है तो वो उज्जैन में स्थित है ना। पर ध्यान रखिएगा ये एक ऐसा मात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। कैसा है? दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश कितनी रियासतों में बंट गया? जब महाराजा छत्रसाल की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मध्य प्रदेश कितनी ऐसी छोटी छोटी रियासतों में बंट जाता है? 6, 7, 8, 9। सीधा सा इसका आंसर है 6 रियासतों में मध्य प्रदेश बंट जाता है, यानी छोटी छोटी रियासतें मिल जाती हैं, है ना, महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद। आगे बढ़ते हैं। पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? पहले हमने देखा कौन आए, मराठा को हमने देखा था, फिर मराठा के बाद देखें कि पेशवा कैसे बालाजी विश्वनाथ आते हैं, है ना। अब फिर जब इनके सरदार होते हैं सिंधिया, तो सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन ए झांसी से ग्वालियर, या बुरहानपुर से ग्वालियर, या इंदौर से नागपुर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर 50-50 लेने का कभी चांस मिलता है, 50-50 लेने का, तो दोनों में पहले क्या है? ग्वालियर, यानी हो सकता है यहाँ इसने दिया हो क्षेत्र इसलिए ग्वालियर 2 बार आ रहा है ऑप्शन में ही, तो आपको दोनों में से किसी एक पर टिक करना है, तो इसका आंसर होगा बुरहानपुर से ग्वालियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधिया ने कहाँ राज्य स्थापित किया? तो बिल्कुल सिंधिया कहाँ के हैं आप वैसे भी बताइए, क्या नागौर, ग्वालियर, इंदौर या बीजावर? तो सिंधिया कहाँ के हैं आपके? ग्वालियर में सिंधिया। आसान सा क्वेश्चन है ना। फिर आगे होलकर, जैसे सिंधिया ग्वालियर के हो गए तो होलकर ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? तो होलकर बिल्कुल इंदौर में। होलकर कहाँ? इंदौर में, है ना। मल्हार राव होलकर द्वारा स्थापित किया गया था, तो होलकर कहाँ? इंदौर में। फिर आगे आते हैं। भोंसले का राज्य कहाँ स्थापित था? तो भोंसले आपके थे नागपुर में, क्योंकि इंदौर में सिंधिया, इंदौर में होलकर और नागपुर में भोसले। ठीक है, भोसले नागपुर में हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ग्वालियर में सिंधिया हो जाएंगे आपके, इंदौर में होलकर हो जाएंगे, और जो भोसले हैं आपके वो नागपुर में हो जाएंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या परमार? बिल्कुल नहीं। कलचुरी? नहीं। मालवा के शासक? नहीं। तो ये आपका हो जाएगा चंदेल।
कौन शासक कराए थे आपके? ये चंदेल वंश के प्रख्यात राजा हुए बहुत सारे, है ना। इन्होंने खजुराहो की मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बाबर ने मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था? बाबर जो था, है ना, जो वो आता है तो मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था? क्या मालवा, विंध्य, महाकौशल या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा कि जो ये बाबर हैं, इनके समय तक मध्य प्रदेश में किसी भी क्षेत्र पर अधिकार नहीं था, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे जब मुगलों का युद्ध, धीरे धीरे मुगल आएंगे और बाबर के बाद इनके वंशज आते जाएंगे, जब ये युद्ध करते हैं तो धीरे से मध्य प्रदेश के हिस्से में भी अधिकार करने लगते हैं। लेकिन बाबर जो था उसके समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहाँ पर मुगलों का राज्य रहा हो। आगे आते हैं। किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना? अब यहाँ मुगल साम्राज्य का अंग बनने जा रहा है कौन? मध्य प्रदेश। अभी जो हमने देखा बाबर में ऐसा नहीं है, पर अब किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना? तो क्या पेशवा बाजीराव, हर्षवर्धन? तो हर्षवर्धन पहले जानते हैं, 600-700 ईस्वी की बात है जब हर्षवर्धन आते हैं। फिर रानी दुर्गावती या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल यह रानी दुर्गावती जो है अपने गोंडवाना क्षेत्र की रानी थी। और जब अकबर का सेनापति आता है जिसका नाम रहता है, क्या नाम रहता है, ध्यान रखिएगा, आसफ खां, तो यही रानी दुर्गावती से युद्ध करता है और ये स्वयं वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। कौन? रानी दुर्गावती बहुत बहादुरी पूर्वक युद्ध करती हैं, लेकिन जब उनका पलड़ा कमज़ोर हो जाता है, उनको लगता है कि अब मेरी जीत नहीं हो पाएगी, तो स्वयं ये वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही इनका एक पुत्र रहता है, तो दोनों कटाक्ष घोंप लेती हैं और इस तरह रानी वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं और मुगलों का मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी धीरे धीरे अधिकार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में गोंड वंश का अंतिम शासक कौन था? है ना, जो हमने अभी रानी दुर्गावती की बात की, तो दुर्गावती की बात की तो उन्हीं के वंश का अंतिम शासक कौन सा था मध्य प्रदेश में? तो ये हो जाएगा आपका नाहर शाह। कौन है? नाहर शाह। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। गढ़मंडला, यानी गढ़मंडल लिखा है, तो गढ़मंडला का शासक कौन था? नरहर शाह, छत्रसाल, नाहर शाह? तो गढ़मंडल का शासक कौन था? नरहर शाह था, क्योंकि नाहर शाह यहाँ का अंतिम शासक था, तो इसका आंसर हो जाएगा नरहर शाह। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को कब पराजित किया? 1842 ऑप्शन ए, 1857 ऑप्शन 2, 1818 या 1737? तो 1737 में पेशवा बाजीराव ने यहाँ का जो शासक था, शायद मुवारिज खां था, उसको इन्होंने परास्त कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अफीम उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? आपको जिला बताना है। मंदसौर, खरगोन, खंडवा या उज्जैन? तो जो आपका जिला है मध्य प्रदेश का जहाँ सर्वाधिक मात्रा में अफीम उत्पादित की जाती है, तो आपका जिला कौन सा है? मंदसौर। कौन सा जिला है? मंदसौर है। तो ये रहे हमारे आज के दोस्तों 25 क्वेश्चंस, है ना। कल हमने 20 करा दिए थे और आज 20 और 25 मिलकर टोटल हो जाते हैं आपके कितने? 45 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्विज हमारी पसंद आ रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल GS विद श्याम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इस ग्रुप की लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, या यूट्यूब चैनल की लिंक आप शेयर कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उनकी भी तैयारी एक निश्चित दिशा में चल सके, क्योंकि जब आप निश्चित दिशा में चलेंगे तभी सफलता बहुत जल्द आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।